हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आप जैसा कि जानते ही हैं कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक अनाउंसमेंट की है जिसके अकॉर्डिंग जो भी 3 फार्म लॉज थे जिनके ऊपर एक लंबे समय से एक तरह का केओस बना हुआ था, उन 3 फार्म लॉज को अब रिपील किया जाएगा। देखिए, ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वीडियो कंसिस्ट करता है आर्टिकल 252 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। फार्म लॉज के बारे में और इस कंटेक्स्ट से जुड़े हर एक एस्पेक्ट के बारे में ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। अब ये जान लेते हैं कि ये जो डिफरेंट फार्म लॉज थे वो ऑपरेट कैसे करते थे और इन डिफरेंट फार्म लॉज के नाम क्या क्या हैं। आप देख सकते हैं 3 तरीके के जो फार्म लॉज हैं वो एग्जिस्टेंस में निकल के आते हैं। सबसे पहले जो फार्म लॉ का नाम है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। सेकंड फार्म लॉ जो एग्जिस्टेंस में आता है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 एंड थर्ड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये 3 तरीके के फार्म लॉज हैं जो एग्जिस्टेंस में निकल के आते हैं और जिनको लेके लंबे समय से एक तरह का केओस बना हुआ था। बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया के बारे में। मतलब अभी क्या सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग एक किसान, एक फार्मर मंडीज या मार्केट में जाके अपनी फसल बेचता है। अभी वो सिस्टम किस तरीके से काम करता है इस चीज पे भी ध्यान दे लेते हैं। आप देख सकते हैं एक फार्मर जब अपना कुछ प्रोड्यूस करता है, मतलब कोई क्रॉप्स या लेट से उसने कोई ग्रेन उगाई, तो वो उस चीज को बेचने के लिए जाता है एपीएमसी में। देखिए, एपीएमसी की यहाँ पे फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज। ये कुछ ऐसी मार्केट होती है, ये कुछ ऐसी तरीके की मंडीज होती हैं जिन्हें रेगुलेट करती है स्टेट गवर्नमेंट। इस एपीएमसी मार्केट में डिफरेंट लोग होते हैं जो कि एग्जिस्टेंस में आते हैं, डिफरेंट लेबर्स होते हैं जो कि बोरियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, मिडल मैन होते हैं जो कि फार्मर से उनकी कमोडिटीज खरीदते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देके। फिर यही मिडल मैन आगे रिटेलर्स को और वो रिटेलर्स फिर कंज्यूमर तक एक कमोडिटीज पहुंचाते हैं। अगर एक फार्मर को अपना प्रोड्यूस बेचना है तो उसे इंटरमीडिएरीज के थ्रू होके जाना पड़ता है। मतलब एक फार्मर अपना जो प्रोड्यूस है, अपनी जो क्रॉप्स और ग्रेन्स है, वो पहले बेचेगा मिडल मैन को, मिडल मैन उससे खरीदेगा, फिर वो ही मिडल मैन रिटेलर को देगा और फाइनली वो रिटेलर एक कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट, वो कमोडिटी पहुंचाएगा। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस कंटेक्स्ट में अराइज होती है, जो भी चीजें यहाँ एपीएमसी में होंगी, लेट से कोई भी डीलिंग हो रही है, खरीदी हो रही है, बिक्री हो रही है, उस पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है जो कि एक तरह का सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो कि एक तरह की इनकम जनरेट करके देती है स्टेट गवर्नमेंट को, जिस स्टेट में एक पर्टिकुलर एपीएमसी मार्केट ऑपरेटेड है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस कंटेक्स्ट में। देखिए, जहां एपीएमसी इनकम जनरेट करके देती है स्टेट गवर्नमेंट को, वहीं पे जो लोग एपीएमसी में काम करते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट हो गए, मतलब जो कि लेखा जोखा रखते हैं पर्टिकुलर कमोडिटीज का, वर्कर्स हो गए, मजदूर लोग हो गए, इन सभी लोगों को एपीएमसी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके भी देती है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और इसी एम्प्लॉयमेंट की वजह से ये डिफरेंट लोग, डिफरेंट वर्कर्स, लेबरर्स और ये जो अकाउंटेंट होते हैं, ये कमा पाते हैं अपना लाइवलीहुड, ये यहाँ अर्निंग कर पाते हैं इसी एम्प्लॉयमेंट की मदद से। एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया के बारे में तो हमने यहाँ बात कर ली। अब इस चीज के बारे में भी जान लेते हैं कि ये जो 3 फार्म लॉज हैं ये किस तरीके का क्राइटेरिया हमारे सामने रखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे सिंपली ये चीज कहना चाहती है कि जो भी एपीएमसीज हैं, जो भी एपीएमसी मार्केट है जिन्हें रेगुलेट करती है स्टेट गवर्नमेंट, उन एपीएमसीज को रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए विद द प्राइवेट मार्केट। मतलब प्राइवेट मार्केट को, प्राइवेट मंडीज को स्टैब्लिश कर दिया जाना चाहिए और एपीएमसी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये चीज कहने के पीछे का इंटेंशन सिंपली यही था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहना चाहती है कि ये जो 3 फार्म लॉज है इसकी मदद से एक फार्मर डायरेक्टली डील कर पाएगा प्राइवेट प्लेयर्स से। देखिए, अगर मैं एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो एक फार्मर जब अपना प्रोड्यूस लेके जाता है मार्केट में तो उसे पहले मिडल मैन से कांटेक्ट करना पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे कमोडिटी रिटेलर के पास जाती है, फिर फाइनली वो कमोडिटी जाती है कंज्यूमर के पास, फिर कंज्यूमर उस कमोडिटी को कंज्यूम कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहना चाह रही है कि इन 3 फार्म लॉज की मदद से ये जो बीच के इंटरमीडिएरीज हैं, जो कि मिडल मैन हो गए, होलसेलर, रिटेलर हो गए, ये सभी रिमूव हो जाएंगे और फार्मर अपनी क्रॉप्स, अपनी ग्रेन्स, सिंपली अपना जो प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली बेच पाएगा प्राइवेट कंपनीज को, इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। मतलब यहाँ पे जो इंटरमीडिएरीज का रोल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा प्राइवेट मार्केट के अंदर, प्राइवेट मंडीज के अंदर। ये कहना चाह रही थी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 3 फार्म लॉज के अंडर। ऑन पेपर ये जो 3 फार्म लॉज हैं ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। फिर भी इनको लेके इतना केओस क्यों मचा हुआ है और इन्हीं फार्म लॉज को लेके ऑल ओवर इंडिया इतने प्रोटेस्ट क्यों देखने को मिल रहे हैं। भले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 3 फार्म लॉज तो हमारे सामने रख दिए, लेकिन फार्मर्स ने भी डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दिए
हैं इन 3 फार्म लॉस को लेके। सो इन 3 फार्म लॉस को लेके फार्मर्स ने यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स को मेंशन किया है। फार्मर्स सिंपली ये कहते हैं कि इन 3 फार्म लॉस की वजह से हमें फ्यूचर में काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। फार्मर सिंपली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, चलिए एक बार को हम अपना प्रोड्यूस प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पे बेच भी देते हैं, हम प्राइवेट कंपनीज के साथ यहाँ पे डीलिंग कर भी लेते हैं, तो फिर भी हो सकता है फ्यूचर में हमें कई तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। उनमें से पहली प्रॉब्लम जो फार्मर्स यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं वो है इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए पर्टिकुलरली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स ऐसे हैं जिन्हें ठीक तरीके से पढ़ना और लिखना भी नहीं आता, जो कि हैं इलिटरेट। तो हो सकता है कल को इन लॉस के चलते एक फार्मर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेता है प्राइवेट कंपनीज के साथ, तो ये पूरे चांसेस है कि ये प्राइवेट कंपनी उस फार्मर का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करे, अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश करे। और ये भी हो सकता है कि वो ही प्राइवेट कंपनीज मैनिपुलेट करने की कोशिश करे कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि हुआ है फार्मर्स के साथ, क्योंकि फार्मर तो यहाँ पे इलिटरेट है, उसे तो पढ़ना लिखना ढंग से आता नहीं है। तो ये कंपनीज के लिए काफी आसान हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट को मैनिपुलेट करना। ये कहना था यहाँ फार्मर्स का। सेकंड प्रॉब्लम जो यहाँ कंटेक्स्ट में आती है वो है नो बार्गेनिंग पावर। देखिए अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 85% ऑफ द फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड से कम की जमीन है क्रॉप्स उगाने के लिए। तो जनरली इस सिचुएशन में जब आपके पास लैंड कम है तो आप क्रॉप्स भी इतनी क्वांटिटी में नहीं उगा पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, जब कमोडिटीज यहाँ पे कम होती है तो एक पर्सन के पास बार्गेनिंग और नेगोशिएशन पावर भी कम हो जाती है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक शॉप पे जाते हैं, वो शॉप है होलसेल की। आप होलसेल में कुछ आइटम्स यहाँ पे खरीदते हैं, लेट से आप 12 आइटम्स खरीदते हैं, तो उनकी प्राइस कुछ और होगी। अगर वही सेम आइटम आप सिंगल खरीदेंगे रिटेल शॉप से तो उनकी प्राइस कुछ और होगी। होलसेल से अगर आपको यहाँ कमोडिटी खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपके पास यहाँ बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है, आप कुछ चीप प्राइस में ही ज्यादा कमोडिटीज को यहाँ पे एक्वायर कर पाते हैं। तो फार्मर्स का भी यहाँ यही कहना था कि हम स्मॉल होल्डिंग्स वाले फार्मर्स हैं, हमारे पास बार्गेनिंग और नेगोशिएशन पावर इतनी नहीं है कि अगर हम कल को डील भी करते हैं प्राइवेट कंपनीज के साथ तो हमें इस चीज को लेके इन लॉस के अंडर नुकसान हो सकता है और हमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में। सो थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन दिस कंटेक्स्ट जो कि है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम एमएसपी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम तीनों फार्म लॉस की बात करें तो तीनों फार्म लॉस किसी भी तरीके के एमएसपी के बारे में यहाँ बात नहीं करते। फार्मर्स का भी यहाँ ये कहना है कि अगर हम एक बार को डील कर भी लेते हैं प्राइवेट कंपनीज के साथ अपनी क्रॉप्स के रिगार्डिंग, तो इस सिचुएशन में हो सकता है हमें लुभाने के लिए पहले के कुछ सालों में ये प्राइवेट कंपनियां हमें एमएसपी से भी ऊपर प्राइसेस ऑफर करें, लेकिन कमिंग फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि यही प्राइवेट कंपनियां हमें एमएसपी से भी नीचे प्राइस ऑफर करें जब हम इनके पास फ्यूचर में अपनी क्रॉप्स लेके जाएंगे, अपना प्रोड्यूस लेके जाएंगे बेचने के लिए। और इस सिचुएशन में फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि एपीएमसी यहाँ पे बंद हो चुकी होंगी। तो फाइनली फार्मर्स को कम प्राइस पे ही अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ेगा इन प्राइवेट कंपनीज को, जो कि फार्मर के लिए एक ह्यूज लॉस हो सकता है। ये काफी सीरियस इशू है जिसके बारे में यहाँ पे फार्मर्स हमें बताते हैं। फोर्थ चीज जो कंटेक्स्ट में आती है कि नो प्रायर कम्युनिकेशन विद द फार्मर्स। फार्मर्स यहाँ पे ये चीज भी स्पेसिफाई करते हैं कि ये 3 फार्म लॉस लाने से पहले हमें नहीं बताया गया, हमारे साथ कंसल्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये फार्म लॉस हमारे लिए ही थे। तो ये चीजें इन फार्म लॉस में प्रेजेंट है जिनसे हम यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होते। तो जब ये फार्म लॉस लाया जाने वाला था तो हमारे साथ कोई भी कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं की गई थी रिगार्डिंग दीज फार्म लॉस। फिफ्थ चीज जो कंटेक्स्ट में आती है कि फियर ऑफ गिविंग अवे ऑफ फार्मर्स लैंड इन केस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड। देखिए ये जो फिफ्थ इशू है ये काफी सीरियस हो सकता है, क्योंकि फार्मर्स यहाँ ये कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाए, मान लीजिए कोई फार्मर है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी के साथ, वो फुलफिल नहीं कर पाता, तो इस सिचुएशन में हो सकता है वो प्राइवेट कंपनी उस फार्मर की जो लैंड है, उस फार्मर की जो जमीन है वो एक्वायर कर ले। इस चीज को यहाँ मेंशन करते हैं फार्मर ये कहते हैं कि ये काफी सीरियस इशू हो सकता है कमिंग फ्यूचर में। सो यही कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि फार्मर्स यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं और फार्मर्स हमें बताते हैं कि कमिंग फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ सकती है इन 3 फार्म लॉस की वजह से। फाइनली इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो तीनों फार्म लॉज हैं इनके रिपील को लेके कोई प्रोविजन मेंशन भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं। देखिए इसका सिंपली आंसर है यस। अगर हम आर्टिकल 252 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आर्टिकल 252 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली ये कहता है कि एनी एक्ट सो पास बाय पार्लियामेंट में बी अमेंडेड और रिपील्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब अगर पार्लियामेंट चाहता है किसी एक्ट को अमेंड करना या रिपील करना तो पार्लियामेंट को उस चीज के लिए एक और एक्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सो इस सिचुएशन में इन फार्म लॉस की सिचुएशन में प्रोसेस ये रहेगी कि रिपील एक्ट्स पास होंगे तीनों फार्म लॉस के लिए और वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे दोनों हाउसेज में, जो कि है राज्यसभा और लोकसभा। एक बार राज्यसभा और लोकसभा से इन रिपील एक्ट्स को क्लियरेंस मिलने के बाद ये रिपील एक्ट्स जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, और एक बार अगर प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी इन रिपील एक्ट्स के परसुएंस में तो फाइनली ये जो फार्म लॉज हैं ये हो जाएंगे रिपील्ड। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।